हेलो गाइस, मेरा नाम मानिक पाठक है और मैंने अभी रिसेंटली कुछ बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करे हैं। उसी की जर्नी के बारे में मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। 2019 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी। मेरी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में है, तो इसीलिए मैं सोचा कि इसी की फील्ड में आगे बढ़ा जाए। स्टार्टिंग तो कुछ स्टार्ट खास नहीं रही थी। मैंने जब कोचिंग ली थी तो उसके बाद पहला एग्ज़ाम मैंने दिया था IPS PO 2019, जिसका प्रीलिम्स भी मैं फेल हो गया था। उसके बाद मैंने LIC असिस्टेंट दिया था, उसका भी प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। सो जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी प्रिपरेशन जर्नी की, तो स्टार्टिंग की जो पहली क्लास होती है वो मनीष ग्रोवर सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं उन्होंने ली थी। तो उन्होंने उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि पहले दिन ही उन्होंने बता दिया था कि कौन से एग्ज़ाम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसके कितना एफर्ट चाहिए किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, और जो मैथ्स को उनको किस अप्रोच क्या रिक्वायरमेंट है, जो एग्ज़ाम में मैथ्स आ रही है उसकी अप्रोच क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे हमारे एक रीजनिंग के सर हुआ करते हैं मतलब एक्चुअली यशपाल सिंह सर हैं, वो रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो उनके जो मिसलेनियस कंसेप्ट उन्होंने बताए थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से बताते हैं। वो उनकी वो एक बात बोलते थे कि जो तैयारी आप जब भी कर रहे हो तो अपना 100% दो, तो इन दी एंड जब अगर आपका नहीं भी हुआ एग्ज़ाम, जो कि पॉसिबल है कि नहीं हो या हो जाए, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ना भी हो, तो इन दी एंड हमको ये ना रहे कि हमने अपने एफर्ट्स नहीं दिए। तो उन दोनों का, मनीष ग्रोवर सर का और यशपाल सिंह सर का, बहुत बड़ा हाथ है मेरी इस जर्नी में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की। तो अपनी जर्नी के बारे में आगे बताता हूँ मैं। उसके बाद मैंने LIC असिस्टेंट का जब क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने RBI असिस्टेंट दिया था। 2019 में ही आया था, आई थिंक वो भी 19 या 20 में। तो उसका प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, लेकिन मीनवाइल जब IPS 2019 आया था वो मैंने क्वालिफाई कर लिया था उसका प्रीलिम्स, और मेंस मेरा उसका 2 मार्क्स से रह गया था। तो बड़ा दुख हुआ, होता ही है सबको। उसमें मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो थी मेरी इंग्लिश को मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से है, तो आई थॉट कि हो ही जाएगा, कर ही लेंगे। लेकिन जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती थी, जो गलती मैंने करी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग ना करें उस गलती को। इंग्लिश अगर आप जितना बैंकिंग की SSC से कंपेयर करें तो बैंकिंग की इंग्लिश मेरे हिसाब से काफ़ी आसान है। रीज़न बीइंग, बैंकिंग की इंग्लिश में आपको कुछ खास नहीं करना है, आपको बस अपनी जो कॉम्प्रीहेंशन की जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाना है, एनहांस करना है। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, नॉवल पढ़ सकते हैं। तो उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इंग्लिश लैंग्वेज का वो बढ़ेगा, और दूसरा आपकी वोकैब अच्छी होगी, क्योंकि उसमें से नॉनेम्स एंटोनेम्स आते रहते हैं। और जो उसमें क्लोज टेस्ट आता है, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो इन दी एंड ना, अगर आप एक रीडिंग की जो हैबिट्स हैं वो होंगी तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या आएगा यहाँ पे। और आपका जो रॉन्ग सेंटेंस वाला आता है उसमें, वो भी आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा उससे, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज उससे ग्रामर स्किल्स, ग्रामेटिकल स्किल्स भी आपकी काफ़ी अच्छे से बढ़ जाएंगी। मैथ्स के लिए तो मैं, मैथ्स और रीजनिंग का तो बस एक ही फंडा है, आप कह सकते हैं कि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस बढ़ाए रखनी है उसकी। प्रैक्टिस इज द की देयर। आपको लाइक सिंप्लीफिकेशन है, अगर आप सिंप्लीफिकेशन ले सकते हैं, अगर आप सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्किल्स बढ़ जाएंगी। आई यूज टू डू सिंप्लीफिकेशन ओनली, लाइक कि अगर खाली बैठे हैं, सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चंस को, और कोशिश करें जितना कम पेन पेपर यूज होगा ना, आप उतनी अच्छी आपकी स्किल्स हो जाएंगी। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, लेकिन जितना हो सके ट्राई करिए कि उसको उतना ही अच्छे से आप बिना पेन और पेपर के आप कर सकें उस क्वेश्चन को। इट विल बी गुड, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छे हैं सिंप्लीफिकेशन की वजह से, तो इन दी एंड आप ये सोचिए कि आपका जो DI वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप लाइक जो जिन पाई चार्ट और जो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आप कई क्वेश्चन तो उसमें एक्चुअली रियल में ऐसे होते हैं, क्लरिकल लेवल में तो स्पेशली, जो आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली देख के क्वेश्चन मार सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी गलतियां होंगी, सबकी होती है, मेरे से भी हुई थी, वो होंगी, लेकिन इन दी एंड वो आपको पे ऑफ करेगा जरूर। और रीजनिंग में भी यही है कि जो रीजनिंग का जो पार्ट है उससे मैं क्या करता था कि मैं, कई लोग की अप्रोच क्या होती है, पजल्स पहले करते हैं, लेकिन मैं पजल सबसे लास्ट में करता। रीजन बीइंग, पजल क्या है कि वो इट माइट लुक कि हाँ यार ये तो बड़ी इजी है, लेकिन वो ऐसा हो सकता है कि वो ट्रिकी हो, उसका पैराग्राफ छोटा हो, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन ही ट्रिकी दे रखी हो। तो अगर हमने उसमें अपना टाइम खराब कर दिया तो वो गया।
वो आपके एक्चुअली वो पजल नहीं गई, आपका पेपर खराब कर सकती है एक पजल से। तो मैं क्या करता था कि मिसलेनियस क्वेश्चन करता था, सेलॉग्स हो गए और आपका जो उसमें जो बाकी चीजें आती हैं वो सब हो गई, मैं उनको अटेम्प्ट जल्दी करता था, वो फटाफट हो जाते हैं एक तो। और दूसरी बात आपके पास इन दी एंड एम्पल टाइम तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन क्लैरिकल में एम्पल टाइम होता है। और पीओ में ये तो नहीं कहूंगा एम्पल टाइम है, लेकिन हाँ इतना होता है कि आपके पास 8 मिनट्स होते हैं, 3 पजल 8 मिनट्स में आई थिंक डुएबल है अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं मॉक टेस्ट ही बहुत देता था जब एग्जाम, मुझे याद है अभी जब एग्जाम होते थे तो उसके बाद मैं मॉक टेस्ट एग्जाम से आई थिंक 20 डेज पहले मॉक टेस्ट देना शुरू कर देता था, और पूरे मॉक टेस्ट देता था मैं 1-1 घंटे के। और मैं मेंस के भी एक्चुअली पूरे 2-2 ढाई घंटे जितनी देर का मॉक होता, पूरा एक ही बार में एक ही गो में देता था पूरा मॉक टेस्ट। सो अपनी जर्नी में आगे बढ़ता हूँ। तो आईपीएस क्लर्क के बाद एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम दिया था मैंने, उसके बाद जस्ट आफ्टर कोविड शुरू हो गया था, तो मेरा प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई हो गया था। मेंस अक्टूबर में हुआ था, एसबीआई क्लर्क का मेंस ही मेरा क्वालिफाई हो गया था फॉर्चुनेटली। और जनवरी में आई थिंक उसकी पोस्टिंग आ गई थी, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद मैंने नैनीताल बैंक पीओ दिया था, वो भी मेरा क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद मेरा एसबीआई पीओ हुआ था, वो भी क्वालिफाई हो गया था। एसबीआई पीओ की जर्नी जो थी मेरी वो काफ़ी अच्छी रही, कह सकते हैं ऐसा। और काफ़ी जो उसमें इंटरव्यू वाला पार्ट होता है उसके लिए मैं सबसे कहूँगा कि आप जो भी इंटरव्यू होता है ना, वहाँ जाके सिर्फ सच बोलिए, देर इज़ नो नीड टू ब्लफ, क्योंकि अगर आपका ब्लफ पकड़ा गया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे सीधे। तो इसका इंटरव्यू का बस एक ही उसूल है, आप कह सकते हैं कि आपको ना सिर्फ वहाँ जाके सच बोलना है, जो है आपकी पर्सनैलिटी। आप फेक बनने की कोई मत कीजिए, क्योंकि अगर आप फेक बनने की ट्राई करेंगे वहाँ पे और अगर आप पकड़े गए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, मार्क्स कट जाएंगे, नुकसान अलग हो जाएगा। सो ये मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए। उसके बाद मैंने ईसीजीसी पीओ दिया था, करंटली मैं उसी में काम जॉब कर रहा हूँ। ईसीजीसी पीओ का एग्ज़ाम मेरा आई थिंक एसबीआई पीओ के रिजल्ट से 2 दिन पहले ही हुआ था। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ अगस्त में, और उसके बाद मेरा क्वालिफाई हो गया था बाय गॉड्स ग्रेस। तो उसके बाद मैं अभी करंटली ईसीजीसी पीओ में ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। इन दी एंड मैं कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ मैं ईसीजीसी में ही एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर करंटली। इन दी एंड मैं बस यही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि ना उम्मीद रखिए, बिकॉज होप इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। और आपको रखना है कि आप कर सकते हैं, एक डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है कि अगर आप पहले ही हार मान लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको पहले ही होप रखनी है कि मैं कर सकता हूँ, तभी आप कर पाएंगे। और आप जो भी कर रहे हैं ना, अपना उसमें 100% एफर्ट दीजिए, क्योंकि इन दी एंड अगर आप 100% एफर्ट देंगे ना, और जैसे मैं स्टार्टिंग में अगर वो नहीं भी होगा तो आपके मन में इन दी एंड ये नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया, अगर मैं ट्राई करता शायद मेरा हो जाता। सो इसी के साथ मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।